सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट ने अभी पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ा है, ठीक है। उसमें सब लिक्विड में नॉर्मली या तो लिक्विड डिजॉल्व किया है या फिर सॉलिड डिजॉल्व किया है, ठीक है। इन जनरल गैसेस डिजॉल्व किए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अब तक तो नहीं आया होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। नेक्स्ट आता है सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस। सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस। गैसेस भी लिक्विड में या फिर सॉलिड में सोलुबल हो सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है गैसेस लिक्विड में कैसे सोलुबल है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, ये सब कुछ देखना है। और इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, एप्लीकेशंस भी देखेंगे और इसके लिमिटेशंस भी देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स बताओ, गैसेस लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं। कौन कौन सा गैस लिक्विड में डिजॉल्व होता है? ऑक्सीजन और CO2। ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है। पहला तो है CO2 डिजॉल्व होता है इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या किया जाता है, वाटर के ऊपर हाई प्रेशर से CO2, मतलब कोल्ड ड्रिंक की जैसे बॉटल होगी तो क्या होगा उसमें CO2 का अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ज़्यादा CO2 डिजॉल्व होगा। क्लियर है? फिर मैं अगर ओपन करता हूँ तो क्या होता है, प्रेशर ऊपर का कम हो गया तो जो डिजॉल्व्ड CO2 है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। पता है सबको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होता है वाटर में, जैसे रिवर वाटर है या फिर सी वाटर है, उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ही क्या होता है, इट इज यूज फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूँ, ये बस याद रखो। हाइड्रोजन गैस जो होता है, ये सॉलिड वाला एक ही एग्जांपल याद रखो। पैलेडियम मेटल पे, पैलेडियम मेटल में डिजॉल्व होता है, ऐसे कह सकते हो, डिजॉल्व। H2 गैस इज डिजॉल्व ओवर पैलेडियम मेटल होता है वैसे तो, या फिर इन पैलेडियम मेटल भी। बाकी मेनली क्या स्टडी करनी है अपने को, सिंपली लिक्विड होगा और लिक्विड के ऊपर किसी ना किसी गैस का तुम प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ गैस इस लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगा। ये एकदम इंपॉर्टेंट है। लिक्विड गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड। सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस में मेनली किसकी स्टडी आती है, गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड, डिजॉल्व इन लिक्विड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही अपने सिलेबस में भी है, क्वेश्चन भी इसी के आते हैं। ये बस एग्जांपल एक नोट कर लो, क्योंकि पैलेडियम लिक्विड है क्या, पैलेडियम मेटल है, सॉलिड है। एग्जांपल नोट कर लो, H2 गैस इज डिजॉल्व्ड इन पैलेडियम मेटल विच इज गैस डिजॉल्व्ड इन सॉलिड, या फिर गैस डिजॉल्व्ड इन सॉलिड का एग्जांपल ये नोट कर लो, H2 डिजॉल्व्ड इन पैलेडियम। से डिजॉल्व वर्ड करेक्ट नहीं है, करेक्ट क्या है वो आगे पता चलेगा तुम्हें, ठीक है, बाद में आएगा, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में आएगा। गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इसमें मेन कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सोडा वाटर कंटेन्स CO2 डिजॉल्व इन वाटर अंडर हाई प्रेशर। क्या हुआ, ये नोट कर लिया। गैस डिजॉल्व इन सॉलिड का एग्जांपल बस नोट करना है, गैस डिजॉल्व इन सॉलिड। बाकी सब स्टडी किसकी है, गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड्स या सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। एग्जांपल जैसे सोडा वाटर कंटेन्स CO2 dissolved in water under high pressure. Next example, O2 is sufficiently soluble in water to allow survival of aquatic life in lakes, rivers and oceans. ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। एग्जाम्पल याद रखो, कभी अगर मेंस में क्वेश्चन आया तो आ सकता है, जनरली तो नहीं आता है।
आ भी सकता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ गैस, या गैसेस भी हो सकता है, गैस ही करता हूं, इन लिक्विड। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, बताओ, सोच के बताओ, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? गैस के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व होंगे या कम मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व होंगे? टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है। टेम्परेचर अगर मैं, ठीक है, एक फैक्टर तुमने बताया टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होगा तब ज़्यादा सोलुबल होगा गैस, या टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊं, एकदम ये लॉजिकल है, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूं तब गैस ज़्यादा सोलुबल होगा या कम टेम्परेचर पे ज़्यादा सोलुबल होगा? सोचो ना थोड़ा, ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा एनर्जी है, तो सोलुबल रहेगा क्या? फिर नहीं रहेगा। तो इसमें एक फैक्टर बिल्कुल करेक्ट है, टेम्परेचर जैसे बढ़ता है वैसे गैसेस की सोलुबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, एक फैक्टर टेम्परेचर है, लिखवाता हूं, और बताओ सोच के। प्रेशर, इस गैस पे, किसी भी गैस का प्रेशर, अगर ज़्यादा प्रेशर में अप्लाई करूँ गैस का, क्या होगा? कम मॉलिक्यूल्स सोलुबल रहेंगे या ज़्यादा? ज़्यादा मॉलिक्यूल्स। ये तो एकदम लॉजिकल है, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये भी करेक्ट है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताओ। नहीं नहीं, कंप्रेसिबिलिटी वो अलग है, यहाँ पे अभी लिक्विड, जैसे वाटर, इसको ये एज्यूम करो ये वाटर है और ऊपर कोई गैस है, जैसे O2 हो सकता है और CO2 हो सकता है और कोई भी गैस हो सकता है, जो भी गैस है, या फिर मैं CO करता हूँ या फिर N2 गैस हो सकता है, कोई भी गैस होना चाहिए वाटर में, वो डिजॉल्व हो रहा है। एक फैक्टर तुम भूल रहे हो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पोलैरिटी से रिलेटेड है, या मैं इसको क्या कह सकता हूँ, नेचर ऑफ लिक्विड एंड गैस। गैस या लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करेगा ना। जैसे कोई गैस है उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है गैस मॉलिक्यूल्स में, वो ज़्यादा डिजॉल्व होगा, और जो गैस जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस, जैसे हीलियम गैस है, हीलियम गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम होंगे तो कम डिजॉल्व होगा। क्लियर है ये? तो तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट है, नोट करो एक एक फैक्टर। नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, दोनों का नेचर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फैक्टर है इसमें नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। सेकंड है टेम्परेचर, कर देता हूं सेकंड, जो कि इजी है, टेम्परेचर। एंड थर्ड फैक्टर है इसमें प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ गैस, या पार्शियल प्रेशर भी कह सकते हो, जिस गैस को डिजॉल्व करना है उसी का प्रेशर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीन पॉइंट नोट करो, इसमें मैं और भी पॉइंट्स लिखवाता हूँ। पॉइंट तो ये तीन ही फैक्टर काम के हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन फैक्टर याद रखो, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। नेक्स्ट, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखना है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility of gas decreases, as temperature increases solubility decreases। गैस का ही चल रहा है, हेडिंग में गैस लिखा हुआ ही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। solubility decreases, as temperature increases solubility of gas in a given liquid decreases। क्लियर है सबको? कुछ पूछना है पूछो, इसमें एकदम लॉजिक, खुद का ऑब्जर्वेशन या लॉजिक से तुम गेस कर सकते हो ये सब। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोलुबिलिटी इंक्रीज होगी, तो नेक्स्ट यही करना है, एज प्रेशर इंक्रीजेस सोलुबिलिटी इंक्रीजेस, एज प्रेशर इंक्रीजेस
सोलुबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सोलुबिलिटी इंक्रीजेस। नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ये इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। ये बस तुम्हें फैक्टर पता होना चाहिए, बाकी अट्रैक्टिव फोर्सेस वगैरह तुमने केमिकल बॉन्डिंग में या जहाँ पे भी पढ़ा है उसी लॉजिक्स का यूज़ करना है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन मेनली आता है इन दोनों फैक्टर पे, उसमें भी मेनली क्वेश्चन आता है प्रेशर ऑफ गैस। तो इसके लिए एक लॉ है, प्रेशर और सोलुबिलिटी को रिलेट करने के लिए, कितना गैस कब सोलुबल होगा, इनको रिलेट करने के लिए ये तो क्लियर है, प्रेशर बढ़ने के बाद जैसे यहाँ पे मैं किसी गैस का प्रेशर बढ़ा दूँ, प्रेशर इंक्रीज अगर हो रहा है तो सोलुबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इनमें क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली, डायरेक्टली होगा। तो इसमें इसका जो फॉर्मूला आता है या इसका जो रिलेशन आता है उसको कहते हैं हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। सिंपल है, नेम तो कितना इजी है, हेनरीज लॉ। सुना है नेम, किसी कार्टून में भी है क्या? ओसवाल्ड में है क्या? कौन से कार्टून में है हेनरी? हेनरी में, अपना हेनरी ओसवाल्ड का वो है ना, एक उसका फ्रेंड होता है हेनरी। एक उसमें सनफ्लावर भी है, उसका भी नेम कुछ है। नहीं देखा क्या तुमने कार्टून? ब्लू कलर का ओसवाल्ड होता है, इतना तो मुझे याद है। और एक होता है पेंगुइन, उस पेंगुइन का नेम हेनरी है। और एक सनफ्लावर होती है, उसका नेम क्या है? नहीं देखा? ठीक है, फिर बाद में देखो, अभी पहले उसका लॉ देख लेते हैं, ठीक है। ये तो अलग हेनरी ने दिया है। हेनरीज लॉ बहुत इजी है। इसने क्या कहा, हेनरीज लॉ यही है, प्रेशर अगर ज़्यादा है तो सोलुबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसका लेकिन फार्मूला भी आता है, फार्मूला भी यही है, प्रेशर डायरेक्टली, सोलुबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। लिखो, लॉ लिखो। The solubility of gas in a liquid, the solubility of a gas in a liquid to form solution, solubility of gas in a liquid to form solution is a function of partial pressure of gas. To form solution is a function of partial pressure of gas. नेक्स्ट जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ वही स्टेटमेंट है, इसका लॉ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन is proportional to the mole fraction of the gas in solution is proportional to the partial pressure of the gas, is proportional to the partial pressure of the gas. देखो, इसमें प्रेशर जैसे बढ़ाओगे तो इसमें इस गैस के मोल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। गैस के मोल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जो पार्शियल प्रेशर आता है, मतलब गिवन एक ही गैस का जो भी है डिजॉल्व कर रहे हो उसी का प्रेशर लेना है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? अगर ये मोल फ्रैक्शन स्मॉल है तो उसमें तो तुम डायरेक्ट ये कह सकते हो कि अगर मैं प्रेशर डबल करूं
तो सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डबल होगी। स्मॉल वैल्यू अगर आ रही है, प्रेशर डबल, तो मोल्स डबल ऐसे कह सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर वैल्यू हो इसकी, तब थोड़ा सा वैल्यू मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं आएगा। प्रेशर डबल तो फिर सोल्युबिलिटी डबल नहीं होगी। मोल फ्रैक्शन है ये, क्लियर है सबको, क्योंकि इसमें कुछ फ्रैक्शन ये लिक्विड का भी होगा या नहीं। तो इसमें अभी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन आता है। तो मैं क्या, इसके लिए अभी इक्वेट करने के लिए यहाँ पे आता है एक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को कहते हैं P इज इक्वल टू KHX। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट ये P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और KH को कहते हैं, क्या होगा, KH कांस्टेंट तो है ही, हेनरीज कांस्टेंट होगा ना, इतना सिंपल है। KH हेनरीज कांस्टेंट, जिसने लॉ दिया है कांस्टेंट में उसी का तो नेम आएगा, हेनरीज कांस्टेंट। स्मॉल h नहीं लिखा है, कैपिटल H है। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी KH आता है, वो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है, ठीक है। कैपिटल H हेनरीज कांस्टेंट, नोट कर लो। लॉ क्लियर है, P इज इक्वल टू KHX, सिंपल सा लॉ है। इस पे क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन भी बहुत इजी आते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट अभी ये KH या सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे। अलग अलग गैस के लिए KH की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। फॉर डिफरेंट गैसेस KH क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। क्लियर है ये, नोट करो नेक्स्ट पॉइंट, फास्ट नोट करो एक एक पॉइंट, बहुत इजी है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH values, different gases have different KH values at the same temperature, different gases have different KH values at the same temperature, या इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, KH is a function of nature of gas, KH is a function of नेचर ऑफ गैस। क्लियर है ये, अलग अलग गैसेस के लिए KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। अलग अलग गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होगी। नेक्स्ट ये बताओ, KH की वैल्यू हायर है तब गैस ज़्यादा सोल्यूबल होगा, या KH की वैल्यू कम होने पे गैस ज़्यादा सोल्यूबल होगा। KH की वैल्यू अगर ज़्यादा है, जैसे दो गैसेस है, एक का KH है 50, सेकंड का KH है 10। लिक्विड में, गिवन लिक्विड में, ये लिक्विड पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। नेचर ऑफ गैस तो है ही, जनरली वाटर ही लिया जाता है लिक्विड, और भी कुछ हो सकता है। एक का 50 है, एक का 10 है KH, क्या लग रहा है कौन सा गैस ज़्यादा सोल्यूबल होगा? तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है ना सोल्युबिलिटी। KH की वैल्यू भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। तो इसमें देखो, मैं इसको थोड़ा सा अलग वे में लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, KH, या इसको मैं लिखता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो भी डिजॉल्व हो रहा है इज इक्वल टू प्रेशर बाय KH फॉर गिवन प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू अगर मैं फिक्स कर दूँ, KH की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन क्या आ रहा है, कम, मतलब सोल्युबिलिटी क्या आ रही है, कम आ रही है। ये मोल फ्रैक्शन ही तो सोल्युबिलिटी है। KH की वैल्यू अगर ज़्यादा है उसका मतलब क्या होता है, गैस की सोल्युबिलिटी क्या होगी, उसकी कम होगी। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट यही नोट करना है। इससे तुम ये कर सकते हो इजीली,
गेस या एनालाइज कर सकते हो, या क्या कह सकते हो इसको, इससे तुम फाइंड कर सकते हो ये रिलेशन कैसे आ रहा है। देखो प्रेशर अगर मैं सेम रखूँ, दो गैसेस है उनका प्रेशर मैंने सेम रखा है, एक का मोल फ्रैक्शन अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसका KH कम होगा, जिसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसका KH कम होगा, या फिर जिसका KH ज़्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी। बिल्कुल याद रखो, इसमें क्वेश्चन आया है, नॉर्मली माइंड में आता है वैल्यू ज़्यादा तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा, लेकिन ये इधर के साइड में है, सोल्युबिलिटी से इधर KH नीचे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लिखो, ये लिखो पहले तो, मोल फ्रैक्शन जो डिजॉल्व हो रहा है इज इक्वल टू P/KH, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू P/KH, higher the value of KH, higher the value of KH at a given pressure, या higher the value of KH, lower is the solubility। at given pressure भी लिखो, higher the value of KH at given pressure, प्रेशर को फिक्स कर देते हैं, at given pressure lower is the solubility of the gas, higher the value of KH at given pressure lower will be the solubility of gas। तो अपने को क्या पता चला, सोल्युबिलिटी और KH क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, KH जिसका ज़्यादा उसकी सोल्युबिलिटी कम। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है, और एकदम लॉजिकल भी है। ठीक है, नेक्स्ट, टेम्परेचर बढ़ने पे KH बढ़ेगा या कम होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, टेम्परेचर बढ़ने पे KH बढ़ेगा या कम होगा, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, KH की बात चल रही है अभी, टेम्परेचर पे KH टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं, करेगा ना, टेम्परेचर चेंज होता है तो सोल्युबिलिटी चेंज होती है, तो KH भी चेंज होगा ही होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे KH बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पे सोल्युबिलिटी क्या होती है, सोल्युबिलिटी कम होती है, सोल्युबिलिटी गैस मॉलिक्यूल में ज़्यादा एनर्जी है तो डिजॉल्व नहीं होगा इजीली, कम गैस मॉलिक्यूल डिजॉल्व होंगे हायर टेम्परेचर पे, ये तो लॉजिकल है। टेम्परेचर बढ़ने पे सोल्युबिलिटी कम होगी, सोल्युबिलिटी कम होगी तो KH बढ़ जाएगा। ठीक है, KH विल इंक्रीज। नेक्स्ट ये पॉइंट लिखो, KH value of gas increases, KH value of gas increases with increase in temperature, KH value of gas increases with increase in temperature as solubility decreases with rise in temperature, KH value of gas increases with increase in temperature as solubility decreases with rise in temperature। क्लियर है, टेम्परेचर बढ़ने पे सोल्युबिलिटी गैस की कम हो जाती है, ये तो लॉजिकल भी है। एक्वाटिक एनिमल कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, कोल्ड वाटर में या हॉट वाटर में, हॉट मतलब वार्म वाटर में, एक्वाटिक एनिमल्स कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे या वार्म वाटर में, क्यों, ऑक्सीजन क्या होगा, कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट में पढ़ता हूँ, एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, more dissolved O2 than warm water because of more dissolved O2 than warm water। ठीक है, याद रखो ये पॉइंट सब, कभी कभी ये सब सिंपल पॉइंट्स है, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या फिर 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से करेक्ट कौन सा है, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्वाटिक एनिमल कहाँ पे कंफर्टेबल है,
तो याद रखो कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल है। और क्यों है? क्योंकि इसमें ज़्यादा गैस डिजॉल्व है या ज़्यादा O2 डिजॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस, देखते हैं इसके हेनरीज लॉ के क्या क्या एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस एनसीईआरटी से बताता हूं। जैसे एक एक एप्लीकेशन देखो। टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। अगर मुझे काफ़ी सारा CO2 डिजॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? CO2 का प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। हाई प्रेशर के अंदर मैं इसको सील कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये काफ़ी सारा CO2 डिजॉल्व हो जाएगा। हेनरीज लॉ यूज हुआ या नहीं हुआ? ज़्यादा प्रेशर मतलब ज़्यादा सोल्युबिलिटी। नेक्स्ट, in lungs where oxygen is present in air with high partial pressure, hemoglobin combines with oxygen to form oxyhemoglobin. In tissues where partial pressure of oxygen is low, oxyhemoglobin releases oxygen for utilization in cellular activities. देखो, तुमने अभी एयर ब्रीथ की, इनहेल की, तो क्या होगा? लंग्स में O2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं? हीमोग्लोबिन सुना होगा नेम। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। कब इजीली एब्जॉर्ब करेगा? कब ये सोल्यूबल ज्यादा होगा? जब इसका प्रेशर ज्यादा है, जो कि लंग्स में होता है। लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन में ये O2 डिजॉल्व हो जाता है। हो गया डिजॉल्व। नेक्स्ट फिर ये क्या होगा? हीमोग्लोबिन से बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो गया। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर टिश्यूज में जाने के बाद वहां पे तो भी O2 का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। टिश्यूज में तो ऑक्सीजन, एयर प्रेजेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं है, तो टिश्यूज में ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी ये पार्शियल प्रेशर अगर कम होता है तो क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। टिश्यूज में ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, फिर ये O2 जो भी एक्टिविटी करनी है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का, बहुत इजी है। स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस while breathing air at high pressure underwater. Increased pressure increases the solubility of atmospheric gases in blood. When the divers come towards the surface, the pressure gradually decreases. This releases the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. This blocks capillaries and creates a medical condition known as bends, which are painful and dangerous to life. क्या कहा है इसने? स्कूबा ड्राइवर्स क्या करते हैं? वाटर के अंदर जाते हैं। वाटर के अंदर जैसे नीचे जाओगे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया है तो गैसेस की सोल्युबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर गैसेस ज़्यादा सोल्यूबल है तो N2 गैस भी इसमें डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, ब्लड में N2 गैस डिजॉल्व होता है। नेक्स्ट ये N2 गैस डिजॉल्व हो गया ब्लड में, फिर जब ये स्कूबा ड्राइवर ऊपर आएगा सरफेस पे तब प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कम होगा। सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम होगी। सोल्युबिलिटी अगर कम होगी तो ये N2 गैस क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो ब्लड में N2 गैस के बबल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेंड्स एंड विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। ठीक है, टू अवॉइड बेंड्स as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood, the tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium, 11.7% helium,
56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। अभी इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, नॉर्मल एयर अगर ब्रीथ की जाए तो उसमें बहुत सारा नाइट्रोजन भी क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है। तो इसमें हेलियम गैस लिया जाता है। हेलियम गैस के लिए भी KH क्या होगा, हेलियम गैस इजीली डिजॉल्व नहीं होता है, KH की वैल्यू हाई होगी, ये डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, बाकी इनका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा, तो ये भी कम डिजॉल्व होंगे। तो इनका मिक्सचर यूज किया जाता है हेलियम प्लस N2 प्लस O2 का। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन डिजॉल्व नहीं होगा और बेंड्स को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। सिंपल इसमें ये कहा गया है, स्कूबा ड्राइवर्स में अगर डायरेक्टली सिंपल एयर अगर यूज करते हो तो नीचे ज़्यादा प्रेशर पे ज़्यादा नाइट्रोजन डिजॉल्व हो जाएगा, फिर सरफेस पे आने के बाद ये नाइट्रोजन रिलीज होगा तो ये गैस के क्या होंगे, बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। अगर N2 गैस के बबल ब्लड में फॉर्म होते हैं तो उसे ही कहते हैं बेंड्स, जिसमें क्या है, ये पेनफुल एंड डेंजरस है। तो बस इसको अवॉइड करने के लिए इस गैसियस मिक्सचर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका परसेंटेज भी एनसीईआरटी में गिवन है, तो तुम देख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये भी एनसीईआरटी से ही है। एट हाई अल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन at the ground level. This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at high altitudes or climbers. Low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly, symptoms of a condition known as anoxia. देखो क्या होता है, हाई अल्टीट्यूड पे अगर जाओगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, सब मतलब एयर का ही अमाउंट कम होता है। हायर अल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन का अमाउंट अगर कम है तो जो ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा उसका भी अमाउंट क्या होगा, कम। लॉजिकल है ये, हायर एल्टीट्यूड पे O2 कम, तो जो ब्लड में डिजॉल्व हो रहा है ऑक्सीजन वो भी क्या होगा, कम। ऑक्सीजन अगर डिजॉल्व होता है तो क्या होगा, वीक होगा। वीकनेस मतलब ऑक्सीजन का यूज क्या है, एनर्जी क्रिएट करने के लिए ऑक्सीजन यूज होता है। कार्बन के साथ O2, जैसे कंबशन में O2 का यूज है, वैसे बॉडी में भी कंबशन का ही मतलब O2 का यूज एज अ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए O2 का यूज होता है। ये पता है सबको, ये तुमने कहीं ना कहीं बायोलॉजी में पढ़ा होगा। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको याद रखो, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या होता है, एनोक्सिया मतलब जो हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल अगर कम है तो क्या होगा, वो वीक होंगे या फिर मेनली उनका माइंड वीक हो जाता है, यही लिखा हुआ है। अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly, symptoms of a condition known as anoxia। अगर माइंड में ब्लड का फ्लो कम होगा तब इजीली सोच सकता है क्या कुछ इंसान, नहीं सोच सकता। सोचने के लिए भी ब्लड का फ्लो होना जरूरी है ना, है या नहीं। तुम्हारा इसमें है क्या ब्लड का फ्लो अच्छा माइंड में, है या नहीं। ठीक है, अपन रहते हैं हायर अल्टीट्यूड पे या ग्राउंड लेवल पे ही है। अपन भी एकदम ग्राउंड लेवल पे ही है, जहाँ पे क्लास चल रहा है वो बहुत ज़्यादा अल्टीट्यूड पे नहीं है। हायर अल्टीट्यूड का मतलब होता है एकदम, हायर अल्टीट्यूड का मतलब जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया या फिर उसके कंपैरिजन में जो भी आता है, हिमाचल प्रदेश, जो भी ऐसे एकदम हायर लेवल पे हायर अल्टीट्यूड पे है। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों का दिमाग थोड़ा सा कम चलता है। ठीक है,
अपना दिमाग ज़्यादा चलता है, और भी ज़्यादा चलने के लिए क्या किया जा सकता है ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशंस एक बार एनसीईआरटी से पढ़ो, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की क्या लिमिटेशंस है? बहुत ही लॉजिकल लिमिटेशंस है। पहले तो ये हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल, कब कब एप्लीकेबल होगा? गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट। ये कब एप्लीकेबल है? गैस अगर रिएक्ट हो गया, P इक्वल टू KH(x), कब एप्लीकेबल है? जब ये गैस जो है लिक्विड के साथ या सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नोट करो, फॉर हेनरीज लॉ टू बी एप्लीकेबल, ऐसे लिखो, फॉर हेनरीज लॉ टू बी एप्लीकेबल, फॉर हेनरीज लॉ टू बी एप्लीकेबल, gas should not react with solvent. Gas should not react with solvent. सॉल्वेंट के साथ अगर ये रिएक्ट हो रहा है फिर तो उसमें रिएक्शन होगी, फिर ये डायरेक्टली लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, फिर इसमें कुछ अलग कैलकुलेशन आएंगे, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। गैस तुम डिसॉल्व कर रहे हो, फिर अगर वो एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो उसका फिर मोल फ्रैक्शन या कुछ चेंज हो जाएगा, उस केस में भी एप्लीकेबल नहीं है। तो सेकंड क्या है? गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट, एसोसिएट भी नहीं होना चाहिए या फिर डिसोसिएट भी नहीं होना चाहिए। ये वर्ड्स क्लियर है सबको? डिसोसिएट होना, एसोसिएट होना। जैसे डिसोसिएट का मतलब, जैसे PCl5 मैंने डिसॉल्व किया और वो सॉल्यूशन में अगर फॉर्म कर रहा है PCl3 प्लस Cl2, तो ये क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। एसोसिएट का मतलब जैसे मैंने डिसॉल्व किया था N2O4 और वो जाके बाद में बन गया 2NO2, अच्छा ये तो डिसोसिएट हो गया। इसका उल्टा कर दो, एसोसिएट के लिए दो लिए थे मैंने, NO2 गैस लिया था जिससे बन गया N2O4, तो ये क्या हो गया? एसोसिएट हो गया। ठीक है, क्लियर है? गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट थर्ड है, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। This law is not applicable for highly concentrated solution के लिए लॉ एप्लीकेबल नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो ये लॉ वैलिड नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो तीनों लिमिटेशन इसके याद रखो।